अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम आज एक नए कंटेंट के साथ आए हैं मर्स 2008 मॉडल के साथ, 2007 मॉडल के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ ओनर रिव्यू साथ हैं आज। ठीक है, तो वो आज हमें बताएंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, अब ज़ुहैब साहब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये गाड़ी का क्या मॉडल 2007 है या 8 है? ये 2007 मॉडल है जी, सी क्लास है और इसको मर्सिडीज एंथुसियास्ट इसको W204 चेसिस कोड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये मॉडल 2007 से 2014 तक इस चेसिस कोड के साथ आया था और ये पर्टिकुलर कार एलिगेंस वेरिएंट C200 है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि उस वक्त आपने इस प्राइस ब्रैकेट में कितने प्राइस ब्रैकेट में लिया था? अब तो प्राइसेस बड़ी हाई हो गई हैं। ये मैंने गाड़ी 5 साल पहले परचेज की थी, अराउंड 3.2 मिलियन की। अच्छा, और उस वक़्त इस प्राइस ब्रैकेट में सिविक आती थी टर्बो मॉडल, वो 3 मिलियन की थी। और ऑडी A3 थी, BMW 3 सीरीज थी। अब ये पर्टिकुलर लेने का की वजह ये थी कि सिविक ऑब्वियसली ऑप्शंस में और जो पैकेज मर्सिडीज ऑफर कर रही थी, जो जर्मन आपके राइवल्स ऑफर कर रहे थे, वो सिविक तो दूर नज़दीक ऑफर नहीं कर रही थी। इसके अलावा ऑडी पर्टिकुलरली ना जाने की वजह ये थी कि ऑडी का इंजन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत थोड़ा था, उसकी हॉर्स पावर बहुत कम थी। मैं आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग बिट मोर पावरफुल। और जो आपकी E63 या E93, आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर, वो आपके जो 3 सीरीज का चेसिस कोड है, उसमें जो आपकी 3 सीरीज आ रही थी, या तो वो बहुत पुराने मॉडल हो जाते थे, वो इस प्राइस पैकेट से बहुत नीचे चले जाते थे, या फिर जो करंट मॉडल थे वो इस प्राइस पैकेट से बहुत ऊपर थे। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उस ज़माने में 3 सीरीज़ के अंदर रिलायबिलिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़। 2012 के बाद की जो BM आई हैं उसमें रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। अच्छा, चलिए अब इसमें मुझे अब ये बताएं कि इसमें फ्रंट में अब आपको क्या क्या, मतलब इसमें मैंने देखा ज्यादा क्रोम का ज्यादा मतलब इस्तेमाल हुआ, मतलब हर जगह पूरी गाड़ी के अंदर। मेरा ख्याल है कि किसी भी ऑलमोस्ट मर्सिडीज का स्टेपल रहा है, विंडोज के साइड्स पे क्रोम, फ्रंट ग्रिल पे क्रोम, ये हमेशा से इनका हो रहा है। अच्छा, ये जो मोनोग्राम इस मर्स में आया है जी, 3D के अंदर जो आया है, ये बेसिकली इसके जो आपकी बॉडी स्टाइल है, ये इसका पैकेज का पार्ट होता है। इसमें 3 वेरिएशंस आती हैं बॉडी स्टाइल्स में। फर्स्ट वन इज द क्लासिक, उसके बाद सेकंड आती है एलिगेंस विच इज दिस वन, और थर्ड आती है एवंटगार्ड। एलिगेंस जो क्लासिक है उसमें आपकी क्लासिक मर्सिडीज की ग्रिल होती है, हुड ऑर्नामेंट होता है जिसमें आपको हुड के ऊपर रेज ऑर्नामेंट नजर आता है। उसके बाद एलिगेंस आ जाती है, उसमें ये थोड़ी सी स्पोर्टियर ग्रिल आ जाती है, बीफ्ड अप मर्सिडीज का मोनोग्राम आ जाता है। हुड ऑर्नामेंट की जगह जस्ट अगेन एक छोटा सा मर्सिडीज का लोगो है। इसके अलावा इसका जो मीटर होता है वो डिजिटल होता है, क्लासिक का मीटर जरा सिंपल है। और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप एवंटगार्ड में चले जाएं, एवंटगार्ड में आपके पास इट्स अ स्पोर्टियर मॉडल, उसमें आपके पास 17 इंच के अलॉयज आ जाते हैं। उसके फ्रंट एंड रियर बम्पर जरा स्पोर्टियर होते हैं। उसका स्टीयरिंग जो है वो 3 स्पोक और पैडल शिफ्टर्स के साथ होता है। अच्छा ज़ुहैब साहब, आप थोड़ा सा मुझे अब ये बताएं कि C200, C180 में इनमें कुछ फर्क, वेरिएंट्स का थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अच्छा, इंटरनेशनली तो इसमें C180 से स्टार्ट होके, इस पर्टिकुलर चेसिस कोड में 180 से स्टार्ट होकर ये C63 तक जाती है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर इसमें वेरिएंट्स जो इंपोर्ट हुए हैं वो C180, C200 हुए हैं, कुछ C250 भी हुए हैं और बहुत ही रेयर आई थिंक C300 भी हुए हैं। C180 से C250 तक आपका इंजन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सेम रहती है, 1.8 लीटर सुपरचार्ज। जो हम इसमें बेसिकली कंप्रेसर टर्म देखते हैं, दिस इज रेफरिंग टू सुपरचार्ज इंजन। ठीक है, जो C180 होती है वो आई थिंक 150 हॉर्स पावर के अराउंड बनाती है, 150, 155, आई एम नॉट श्योर विद द फिगर्स। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है C200, ये 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके ऊपर आ जाता है C250, वो अगेन 1.8 लीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ है और वो प्रोड्यूस करता है 204 हॉर्स पावर। और वंस आप
C300 के अंदर आते हैं, फिर आपके V6 इंजन के ऑप्शन आते हैं। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट दिस इज यूके इंपोर्ट, और इसमें कुछ आपकी इंपोर्ट्स शाहनवाज ने डायरेक्टली की हुई, वो जर्मनी से इंपोर्ट होती थी, और कुछ लोगों ने जापानीज वेरिएंट भी इंपोर्ट की। अच्छा, इनमें फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, फ़र्क सिर्फ मीटर के अंदर आ जाता है। जो यूके इंपोर्टेड वेरिएंट्स है उसके जो मीटर है वो माइल्स के अंदर होते हैं, और जो जर्मन और जापानीज इंपोर्टेड वेरिएंट्स हैं वो किलोमीटर्स के अंदर उसके मीटर होते हैं। अच्छा चलिए, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि अगर किसी ने कोई बाइंग एक्सपीरियंस हो, किसी ने लेनी हो C200, क्या क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है डिफरेंशिएट है दूसरी गाड़ियों से, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने क्या रखा था उस वक्त इसमें, जैसे आपको थोड़ी सी प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ की? तो देखिए, इसमें कुछ तो बेसिक्स हैं। आपने बॉडी वर्क, लोगों को थोड़ा कंसर्न होते हैं, मैं पर्टिकुलरली बॉडी वर्क के बारे में इतना कोई कंसर्न नहीं था, बस आपने ये देखना होता कि एक्सीडेंटेड ना हो। आपने सस्पेंशन, जो आपकी रेगुलर चीज़ें होती हैं, इसमें जो कुछ जो आपकी चीज़ें, इसमें जो नॉन फॉल्ट्स हैं, एक इसके अंदर ESL एम्यूलेटर का फॉल्ट आता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपका स्टीयरिंग लॉक जैम हो जाता है, और उसमें ये एक नॉन फॉल्ट है, यानी वो चेंज होना ही होना होता है। वो आपका वंस आपकी गाड़ी 100,000 किलोमीटर 150,000 किलोमीटर चल जाती है तो आपको वो चेंज करना ही करना है। इसके बाद के जो वेरिएशंस आई हैं उसमें वो कम्प्लीटली मर्सिडीज ने रिमूव कर दिया हुआ है। उसके लिए आपकी पूरा स्टीयरिंग रैक निकलता है, स्टीयरिंग शाफ्ट निकलती है, आपका जो इसका इग्निशन जो पूरी बॉडी होती है पूरा का पूरा सिस्टम निकलता है, और वो फिर उसके बाद उसको अमेंडमेंट होती है। एक तो वो इसमें बेहतर यही है कि आप ऐसी गाड़ी देख लें जिसमें ऑलरेडी ये इशू मिटिगेट हो चुका हो, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो वो चांसेस आर वो कभी ना कभी ये आपको इशू फेस करना पड़ जाएगा, और हो सकता है आप अपने होम टाउन से काफी दूर हो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, अब इसकी क्या प्राइस है? वैसे अब आपने देखी इसकी क्या प्राइस रेंज है? उस वक्त आपने 3.2 में ली थी। इस वक्त जो गाड़ियां बड़ी हैं ऑब्वियसली, तो सारी गाड़ियों के साथ मेरा ख्याल है यू कैन नेवर गो विद अ कार इन पाकिस्तान। आप जब भी गाड़ी परचेज करेंगे वो उससे महंगी ही बिकती है, जाहिर सी बात है। और वो अलग बात है कि हमारा रुपये इतना डेप्रिशिएट कर चुका होता है कि ऑल्दो हमें रुपए में तो कुछ फायदा नजर आ रहा होता है, लेकिन आप जब उससे लेने जाएं तो आपको उसका मिलेगा कुछ। अच्छा ज़ुबैर भाई, मुझे आप ये बताएं थोड़ा सा इंटीरियरली इसके ऑप्शन वगैरह थोड़े से बताएं मुझे। इसमें हीटेड सीट्स हैं, कार्ड रीडर भी इसके अंदर ऑप्शनल होता है, इसके अंदर अवेलेबल है, और इसके अलावा ऑटो डिमिंग मिरर्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ये आई थिंक स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं। फोल्डिंग मिरर्स भी ऑप्शनल होती हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल हैं, और जो इसके मिरर्स होते हैं वो हीटेड भी होते हैं और ऑटो डिमिंग होते हैं। राइट साइड का मिरर ऑटो डिमिंग होता है, लेफ्ट साइड का मिरर ऑटो डिमिंग नहीं होता। इसके अलावा मार्केट में कुछ गाड़ियों में रेयर सनशेड ऑप्शनल होता है, और इसके अंदर ऑल्दो इसकी सीट्स ऑटोमेटिक हैं, लेकिन कुछ आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिसमें आपके पास मेमोरी सीट्स की ऑप्शन होगी, उसके बटन्स आपके यहाँ राइट साइड के पैनल पे लगे होते हैं। वो ठीक हो गया। अच्छा, अब एक दफ़ा आपने याद है मैंने डिस्कस किया था इसकी MG की साउंड का और इसके साउंड। हाँ, साउंड क्वालिटी वाइज जो है मेरा ख्याल है कि इस कैटेगरी की गाड़ी में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग कार्स। मेरा ख्याल है कि जो इसमें साउंड क्वालिटी है दैट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल कार्स। लोकल गाड़ियों की तो आप दूर नजदीक कंपैरिजन नहीं कर सकते, और इवन के जो आपके नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं, आपके किया टूसॉन, MG, इवन के आप लैंड क्रूजर के अंदर जो JBL का साउंड सिस्टम आ रहा है वो भी दैट डजंट कंपेयर मतलब टू दिस। इसमें हार्मन कार्डन का लॉजिक 7 साउंड सिस्टम, इसके अंदर एक बेसिक साउंड सिस्टम भी आता था, और एक इसके बाद एक एडिशनल टेयर भी आता था इसके अंदर साउंड सिस्टम का, लेकिन मेरा ख्याल में कि दिस इज द बेस लेवल। इससे ऑब्वियस है कि अगर आप S क्लास में जा रहे हैं उसमें आपका बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम आता है और बैंग एंड ओलिफ्सन का ऑडी में आता है, दोज आर डेफिनेटली अ सुपीरियर साउंड सिस्टम। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो ये एक चीज़ है ये दैट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल कार्स। इवन के अगर आप जो आपकी सोनाटा है उसका भी साउंड सिस्टम देखें तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद साउंड सिस्टम ऑफ दैट कार। तो इसकी माइलेज क्या है वैसे विद इन सिटी और बाहर? जो माइलेज इसकी 8.5 to 9 विद इन सिटी है, और लॉन्ग पर आई थिंक 11 to 12 के दरमियान होगी। आई थिंक इस लीग की सारी गाड़ियाँ सिविक और
अगर आप किसी को भी कंपेयर करें 1.8 लीटर इंजन में, आई थिंक मोर लेस सबकी सेम ही है। अच्छा, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, थोड़ी सी ये तो बताइए। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप ऑयल चेंज की बात करेंगे तो इसका ऑयल चेंज मुझे जो लास्ट कॉस्ट किया था दैट वाज आई थिंक अराउंड 20-21,000। इस दफ़ा का कराएंगे तो पता लगेगा कि कितनी कॉस्ट पड़ती है। वैसे तो हर दफ़ा का जो रेट ही आजकल नया होता है। और इसके अलावा बाकी आपकी गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसमें तो कोई डिनायल नहीं है कि बीइंग अ मर्सिडीज जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी बाकी जरा गाड़ियों से थोड़ी सी ऑन हायर साइड है। लेकिन अगेन आई थिंक ये एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आप क्या ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में वैसे ये बताएं, आपने एमजी भी रखी हुई है, मजा मतलब क्या ग्राउंड क्लियरेंस हर चीज लिहाज से किसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल? देखिए कंफर्ट अगर आपने देखना तो डेफिनेटली मतलब कंफर्ट के लिए तो मैं ये गाड़ी नहीं कहूँगा। दिस इज मोर फॉर योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसकी थोड़ी सस्पेंशन जरा हार्ड होती है, इसकी रोड पे बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक ज़्यादातर लोग सिविक से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप उससे रिलेट करें तो आप सिविक एक्स से आप समझ लें मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक कोरोला से डेफिनेटली कम होगी। इसका जो इशू है वो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, इसका जो व्हील बेस है वो कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से ज़रा लंबी है, तो इसकी वजह से यस कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिसमें इशू आता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब अगर आपने कोई मतलब लॉन्ग ट्रेवल करना है, अगर आप एक्सपीरियंस दिया जाए तो आप किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे या उस पे जाएंगे? बंदे का होता है ना थोड़ा सा। नहीं डेफिनेटली मैं तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं इस पर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आप नहीं कंपेयर कर सकते। रेयर व्हील ड्राइव की जो एक ड्राइविंग फील होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव से टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर आप कंफर्ट की बात करेंगे कि अगर आपने थोड़े से कच्चे रास्ते पे जाना है तो मैं फिर इसको डेफिनेटली इसको चूज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें फिर आपकी कमर ही रह जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिटिंग पोस्चर की बात कर रहे हैं, आपकी ड्राइविंग डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, आप एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज वेरी जिसे आप कहना चाहिए कि वेरी थॉट आउट कार। मतलब हर चीज विद इन आर्म्स लेंथ की रीच में है। हर चीज आपको मतलब आप देख सकते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी दोनों कोनियां इजीली आपकी एट रेस्टिंग पोजीशन है। ये चीज़ें मैं काफ़ी सारी नई गाड़ियों में मिस करता हूँ। और इवन दो आई थिंक ये अब कोई तकरीबन 15 साल पुरानी गाड़ी होगी, आई थिंक फिर भी रेटलिंग नॉइजेस और ये चीज़ें बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन अगर आप लोकल से कंपेयर करेंगे तो उसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, वैसे कभी कुछ चीज़ का आपको मतलब चीजें तो कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, क्या करते हैं आपने कोई निकाला? ये तो इशू है इसका। देखें वैसे तो बीइंग अ मर्सिडीज अब तो इसके आपको तकरीबन आई थिंक हर जगह पे बड़े शहरों में आपको तकरीबन जो आपकी मेन सिटीज हैं उसमें आपको इसके मैकेनिक्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो पार्ट्स हैं उसकी भी अवेलेबिलिटी है। इसके जो आपके ऑयल फिल्टर्स हैं, आपके एयर फिल्टर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। बॉडी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली मुश्किल होती है, वो फिर आप दुबई से सोर्स कर सकते हैं, या आपका जो भी कोई जो जर्मन कार्स के जो मैकेनिक होते हैं उनके भी लिंक्स होते हैं, वो आपको इजीली सोर्स कर लेते हैं। यस टाइम लग जाता है, टाइम इज द इशू, लेकिन सोर्स हो जाते हैं। ये एक ड्रॉबैक है कि जो कुछ पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। और एक सेकंड इशू ये कि सिंस अभी गाड़ी क्योंकि पुरानी होगी तो डेफिनेटली आपके मेंटेनेंस के काम निकलेंगे। एक और इसके अंदर काफ़ी नॉन इशू ये है कि वैसे तो इट्स अ मेंटेनेंस आइटम, लेकिन हम लोग उसको क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस सिर्फ ऑयल को कंसिडर किया जाता है तो वो एक काफ़ी बड़ा इशू है। हम लोग बाकी किसी काम को मेंटेनेंस का काम नहीं समझते। इसके अंदर जो टाइमिंग गियर्स होते हैं उसकी लाइफ स्पैन आई थिंक 150,000 किलोमीटर होता है। इट्स एन एक्सपेंसिव आइटम, तकरीबन आपका 1,00,000 1,50,000 का कम से कम खर्चा होता है। अच्छा। अगर आपके वो रिप्लेस होते हैं तो वो आपको जब आप परचेज करने लगे या आप अगर आप ओन भी करते हैं तो आई थिंक वो एक इशू है जो आपको करवाना पड़ता है। अच्छा, मैंने एक चीज इसमें देखी है, इसकी बूट स्पेस बड़ी कम है पीछे। आई थिंक मॉडरेट है, ये तो मैं नहीं कह सकूँगा। यस सिटी से आई थिंक इसकी कम होगी,
सिविक के आसपास ही होगी। इतनी इसके आसपास ही है थोड़ी हाँ, सी। लेग रूम यस, इसके अंदर ना अगर आप क्रोला से कंपेयर करेंगे तो क्रोला का तो क्लास लीडिंग लेग स्पेस है, इसमें तो कोई डिनार वाली बात नहीं है। या सिविक के आसपास होगा लेग रूम, हो या उससे थोड़ा सा कम होगा, ये तो डेफिनेटली इशू है, इसमें आपको थोड़ा सा क्रैम्प फील होता है गाड़ी में। अच्छा ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए। आज आपने टाइम निकाल के हमें अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। बड़ी बड़ी मेहरबानी आज के लिए। ठीक है, आगे भी आप हमें देते जाएंगे। ठीक है, जो जो गाड़ियाँ आपके MG का देना आप आगे। चलिए ठीक है, तो थैंक्स। और व्यूअर्स हमारा सब्सक्राइब करें चैनल लाजमी, और फर्दर आपको और हम अच्छे अच्छे कंटेंट से तो जाएंगे।